Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रोगों के लिए पहली प्राथमिकता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना। अब बात करते हैं कि हम इम्यूनिटी सिस्टम को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कैसे बढ़ाएं ताकि हम रोगों से बचे रहें, हमें कोई रोग छू ना सके। तो जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, इसमें वाइटमिन्स का, एंजाइम्स का, मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें कुछ हैं जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, फॉलिक एसिड है, जिंक है। ये सब हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। विटामिन ए जिसको कि हम कहते हैं एंटी ऑप्थेलेमिक, ये हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज़ करता है। इन्फेक्शन जिससे हमें कम होते हैं, हेड चेस्ट वगैरह में जब हमारा कोल्ड ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए थेरेपेटिक हम विटामिन ए की हम सहायता से हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसके रिसोर्सेज क्या हैं? इसके रिसोर्सेज हैं हरी जो है सब्जियां हैं, जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, रूट अंडर जो जड़ों वाली, खासकर जैसे येलो गाजर है या बीट रूट है, पत्ता गोभी है, टमाटो है। ये सब विटामिन ए के एक बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। इनको हम जब अपने आहार में शामिल करते हैं तो ये एक वन ऑफ द हमारा कंपोनेंट है जो डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। बात आती है विटामिन सी। विटामिन सी बच्चे को पता है आज की डेट में कि विटामिन सी जो है, इसके बारे में एक खासियत है, इसको नेचुरल एंटीबायोटिक कहा जाता है और ये लीस्ट टॉक्सिक होता है। लीस्ट टॉक्सिक इसलिए कि इसकी खासियत ये है कि अगर हम ये हमारे शरीर में अधिकता में भी चला जाता है, और विटामिन के लिए तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर विटामिन सी की अधिकता हमारे शरीर में हो जाती है तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के माध्यम से बाहर निकल जाता है बिना शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए। तो ये विटामिन सी की खासियत है। और इसके सोर्सेज क्या हैं? इनके सोर्सेज हैं जितने जो है सिट्रस फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नींबू है, और फलों का देवता जिसको आयुर्वेद में सबसे बड़ा महात्म्य जिसको दिया गया है, दो चीज़ों का महात्म्य, एक हरड़ को दिया गया है जिसको छोटी माता का दर्जा दिया गया, और दूसरा आंवला। आंवला वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। जब जैसे जिस रूप में भी आपको मिले, जाड़ा है तो फ्रेश मिलेगा, उसको आप कैसे भी उसका जूस बना के, उसकी चटनी बना के, उसको ग्रेट करके किसी भी रूप में आप कंज्यूम कर सकते हैं। और जब फ्रेश नहीं अवेलेबल है तब आप उसको पाउडर की तरह भी ले सकते हैं, च्यवनप्राश की तरह भी ले सकते हैं। तो ये प्राकृतिक 5 तत्वों से है, हम उसका अंश है, तो हमारे अंदर भी 5 तत्व हैं। तो इन्हीं 5 तत्वों से हम अपना पूरा पोषण प्राप्त कर सकते हैं। यही प्राकृतिक चिकित्सा कहती है, यही आधार है प्राकृतिक चिकित्सा का। तो जब हम सन लाइट हम लेते हैं, धूप स्नान जिसको हम कहते हैं, इसमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो ये कि जब हम जाएं तो हम हाइड्रेटेड होकर जाएं, मतलब हम पानी पी कर जाएं, क्योंकि उससे फिर क्या होता है कि जब हम सन में समय वहाँ पर बिताएंगे 40-45 मिनट, तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो आप कोई जूस भी ले सकते हैं, आप पानी भी ले सकते हैं, और बीच में भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बीच में आप ना लें। और डायरेक्ट, और जो एकदम जो किरणें आती हैं, जब सन जैसे आपको दिखाई देना शुरू होता है, उगना शुरू होता है, उस समय का किया गया त्राटक मीन्स कि आप सन से आई का डायरेक्ट कांटेक्ट आप करेंगे तो वो आँखों के लिए बहुत अच्छा, चश्मा उतर जाएगा आपका। तो इसके तो मल्टीपल जो है बेनिफिट्स हैं। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँ कि जो मैं अपने मरीज़ों, क्योंकि आजकल क्या है, समय की कमी होती है, हर एक चीज़ के लिए आपके लिए समय निकालना ये बड़ा कठिन हो जाता है, खासकर जो वर्किंग लोग हैं। अभी तो चलिए लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हमारे पास समय है, हम कर सकते हैं। लेकिन जो जब नॉर्मल ज़िंदगी हो जाएगी या समय की कमी हो जाएगी, तो उस समय सब चीज़ें कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाता है। तो मैं क्या बोलती हूँ कि आप सनलाइट भी लीजिए, और आप उस समय एक्सरसाइज के रूप में आप सन सैल्यूटेशन करिए, क्योंकि बहुत बार लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है या सही गाइडेंस नहीं हो पाता, कोई मार्गदर्शन नहीं उनका कर पाता, तो वो आसन वगैरह को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कौन सा आसन करें, कौन सा नहीं करें। तो इसी उस चक्कर में वो करते ही नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बात मैं और बता दूँ, अभी कार्यक्रम के अंत में, वार्ता के अंत में
मैं आपको एक बहुत ही मैजिकल एक रेसिपी बताऊंगी। मैजिकल रेसिपी वो होगी बेस्ट एंटी एजिंग आहार, जिसको संजीवनी आहार मैंने नाम दिया है, जो आपको एक नया जीवन देने वाली होगी और जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को 100% बढ़ाएगी। रोज़ के आहार में आप उसको जब शामिल करेंगे तो आप कागज़ पेन लेकर बैठिए, मैं कार्यक्रम के सबसे अंत में उसको बताऊंगी, आप उसको लिखिए। अगर उसमें फिर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप उसको मुझे पूछ सकते हैं। तो अभी ये मैंने बात की, तो आहार की जब बात चल रही है, आहार की बात में देखिए भोजन का जो कंटेंट है, हम क्या खा रहे हैं वो तो एक बात है, लेकिन भोजन में और भी नियम हैं। भोजन में हम कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है, ये भी हमारे स्वास्थ्य को बनाता है। एक सूत्र है आयुर्वेद में, हित भुक मित भुक ऋत भुक। क्या अर्थ है? हित भुक हितकारी, जो हमारे शरीर के लिए हितकारी हो। मित भुक, भूख से कम खाना। भूख से कम क्यों खाना? कि अगर आपके इतना मतलब जो आधा जो है आपका भोजन होना चाहिए, 1/4 आपका जो है लिक्विड होना चाहिए और 1/4 खाली होना चाहिए। खाली क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भोजन अंदर जाएगा, पाचन की क्रिया होगी तो उसमें फिर गैस बनती हैं और भी चीज़ें निकल कर आती हैं वेस्ट, तो वो उसके लिए खाली। अब होता क्या है, हम पूरा 100% फिल कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर पानी पी लेते हैं, फिर इसके ऊपर जो है और जब पाचन क्रिया से चीज़ें निकलती हैं वही हमारे लिए व्याधियों का कारण बन जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन हुआ, एसिडिटी हुआ, फिर वो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं और ब्लड में मिलते रहते हैं और ब्लड में मिलके जो है वो हमारे सेलुलर लेवल पर, सेल्स टिश्यूज़ लेवल पर वो विजातीय तत्व सर्कुलेट होते रहते हैं और हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो भोजन को मित भूख, कम खाना, भूख से ऋत भूख। ऋत भूख बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कहते हैं, आजकल इस चीज़ को लोग स्टैंडर्ड मानने लगे हैं कि अरे हमारे यहाँ तो ये 12 महीने मिलती है और ये बड़ा स्टेटस सिंबल हो गया, लेकिन ये बहुत गलत है। प्रकृति 12 महीने कोई चीज़ नहीं देती, उसका भी कोई वैज्ञानिक आधार है। हर अनाज का एक सीज़न है, बोने का अलग है, काटने का अलग है। आम गर्मियों का है, अगर आम आपको जाड़े में मिल रहा है तो वो गलत है, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल चीज़ आपको आर्टिफिशियल वे में ही ग्रो की जाएगी, उसको जो है कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, उसको केमिकल से पकाया जाएगा, तो वो हमारे शरीर में जहर दे रहा है। वो आम के जो गुण हैं वो हमारे उसमें नहीं जा रहे हैं। हम साइकोलॉजिकली अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि हम फल खा रहे हैं, लेकिन वो फल नहीं है, वो जहर है। तो ऋतु भोग, ऋतु के अनुसार हमारा, ऋतु की कोई भी चीज़ होती है वो नुकसान नहीं करती, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। कहते हैं कि ये खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऋतु के कोई भी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक नहीं। और ख़ासकर भारतवर्ष में तो ऋतुएं 6 ऋतुएं हैं, तो हर ऋतु का अलग आहार है, अलग विहार है। विहार भी अलग है, क्योंकि जाड़ा जो है, गर्मी, सर्दी, बारिश और भी जो हेमंत शिशिर, जो बीच बीच की जो ऋतुएं हैं, उन सब में हमारा आहार विहार सब कुछ अलग है। कब सोना है, कब जागना है, क्या खाना है, कैसे पानी पीना है, या आयुर्वेदिक कुछ औषधियों का भी जो है विधान बना हुआ है कि वो सब कैसे करना है ताकि हम रोगों से बचे रहें और अच्छे स्वास्थ्य को धारण कर सकें। तो हितभुग, ऋतभुग, मुदभुग। दूसरा नियम खाने के संदर्भ में मैं क्या बताऊंगी, जब आप खाना खाएं प्रार्थनापूर्ण हृदय से खाएं। देखिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि आहार हमारे शरीर को बनाता है, विचार हमारे मन को बनाता है। मन हमारा स्वस्थ है, मानसिक हमें व्याधियां नहीं होंगी। तो जब हम भोजन करें तो प्रार्थनापूर्ण हृदय क्या होता है? आप सिंपल सा एक ग्रेटिट्यूड के साथ आप भोजन करें। पहली बात तो संभव हो तो आप ज़मीन में बैठ के भोजन करें। ज़मीन में बैठ के भोजन करने से कई तरीके के लाभ हैं। सबसे पहले तो आप ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। ज़मीन से जुड़ा होने का अर्थ मतलब है कि मैं अपने रूट से, अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ। दूसरा, खाने के समय ग्रेटिट्यूड क्या करना है? आप आंखें बंद करके सिंपल आपको 3 लाइनें बोलनी है कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इस अनाज उगाने वाले के प्रति, मतलब उस किसान के प्रति, इस अनाज कमाने वाले के प्रति, जो उस परिवार में घर में कमा कर लाया, और उस अनाज पकाने वाले के प्रति। तो इससे हमारे अंदर एक हम्बलनेस आती है, एक ग्रेटिट्यूड शो करने से भोजन हमारे शरीर में बहुत अच्छे ढंग से जो है प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये एक प्रार्थनापूर्ण हृदय के साथ हमें भोजन करना। और जब हम नीचे बैठकर भोजन पालथी लगाकर करते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है। मणिपुर चक्र जब जागृत होता है तो हमारा पाचन और सुचारू ढंग से होता है, अच्छे ढंग से होता है।
तो ये भोजन के कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो आहार में क्या खाना है उसके अलावा में, तो इनको भी आप रोज़मर्रा में भोजन मंत्र अगर आप कर सकते हैं तो उसमें सोने पे सुहागा है। भोजन मंत्र बहुत सिंपल है, आप गूगल करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। तो ये बहुत 30 सेकेंड्स भी नहीं लगे मुझे बोलने में, और जब आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो आप इसको खाने से पहले 2 लाइनें बोलेंगे। फिर देखिए उस आहार का प्रभाव अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने आत्मा पर, पूरा पोषण मिलेगा आपको, पूरा पोषण तीनों स्तर पर। तो आहार के संदर्भ में ये बात की। अब आहार में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं। आहार में सबसे पहले हमारे आहार में कच्चा भोजन होना चाहिए, रॉ फूड, रॉ जूस, रॉ फूड। रॉ जूस सबसे ज़्यादा कब लाभकारी है? उपवास। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास का जो है बहुत महत्व है। उपवास का क्यों महत्व है? क्योंकि जो एक्यूमुलेटेड जो हमारे टॉक्सिन्स हैं सब हैं, उन सबको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखें, 15 दिन में 1 दिन का उपवास रखें। तो उस उपवास के दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर के जितने भी मतलब डेड सेल्स हैं, डिजीज सेल्स हैं, जो अनरिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो अपने आप प्रोसेस, ऐसा ऑटोलिसिस प्रोसेस चलता है, उससे वो सब किल हो जाती हैं, उनको नष्ट हो जाती हैं। और हम जो हमारा एलिमिनेटिव सिस्टम है, एलिमिनेटिव सिस्टम में 4 बॉडी ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें किडनी है, स्किन है, लिवर है, लंग्स हैं। तो वो सब क्लीन हो जाते हैं, उन पर बर्डन कम हो जाता है। तो उपवास करना है, रॉ जूस से करें। रॉ जूस में क्या होता है कि रॉ जूस हमारे बॉडी का एसिड अल्कलाइन बैलेंस रखते हैं। एसिड अल्कलाइन बैलेंस रखने के साथ साथ वो हमारा अंदर का जो मिनरल्स, जो नेचुरल मिनरल्स है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और सिलिकॉन है, ये सब हमारे बायो केमिकल्स जो हमारा बैलेंस है उसको मेंटेन इंटैक्ट रखते हैं। हमें रॉ जूस से नेचुरल हार्मोन्स, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल एंटीबायोटिक्स, ये सब हमें नेचुरल मिलती हैं। जैसे कि मैं बताऊं, अनियन है, कुकुम्बर है, स्ट्रिंग बीन्स हैं, इन सब का जूस हमारे अंदर पैंक्रियाज में से जो इंसुलिन निकलता है, वो इन जूसेस से जो सब्सटेंस निकलता है वो इंसुलिन की तरह होता है। तो हमें नेचुरल इंसुलिन हमें मिलता है। अनियन हुआ, गार्लिक हुआ, रेडिश हुआ, ये सब एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं। इनके जूसेस का हम उपयोग करें। और खासकर हम श्वसन तंत्र में अगर हम जब बात करें, श्वसन तंत्र में जूसेस में अनियन जूस एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। कफ सिरप जो हम लोग पीते हैं, तो अगर हम अनियन जूस को ब्रोंकाइटिस या गले में जैसे कफ या बलगम जो जमा होता है, अनियन जूस को हम 3 तरीके से ले सकते हैं। खाली पेट हम 1 चम्मच अनियन का जूस लें सुबह, वो कफ सिरप की तरफ काम करेगा। दिन में 3 बार लें खाली पेट। उसको एक तीसरे तरीके से भी ले सकते हैं। अनियन जूस में हनी मिलाया और बॉयल्ड गरम वाटर लिया, और उसके बाद उसको अनियन जूस और शहद को गरम नहीं करना, उसको बाद में चाय की तरह मिक्स कर लेना, और दिन में 3 बार लीजिए। आपका जो कफ है वो मेल्ट होगा धीरे धीरे, और आगे जो बनने की प्रक्रिया है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी अनियन जूस से। तो अनियन जूस बेस्ट एंटीबायोटिक का काम करता है। इसी तरीके से कफ रोगों में जैसे अस्थमा है। अब अस्थमा में मैं बात करूं तो 3 से 4 रेमेडी हैं, उसको आप लिख सकते हैं, और ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको फ्लैक्स सीड्स, जिसको अलसी का बीज कहते हैं। इसकी एक आपको मैं विधि बताती हूँ कैसे करना है। 40 ग्राम के करीब आप अलसी लीजिए, उसको अच्छे से साफ़ करिए, क्योंकि आजकल जितने भी अनाज और वो सब होते हैं कीटनाशक हो, इन सब का प्रभाव, कोशिश तो करिए जैविक हो, ऑर्गेनिक हो। तो उसको अच्छे से साफ़ करिए। 400 ml पानी में लगभग उन 40 ग्राम अलसी है, फ्लैक्स सीड्स हैं, उनको आप बॉयल करिए। इतना बॉयल करना है कि 1/4 बजे लगभग 100 ml जब बच जाए, तो वो जो सॉफ्ट हो जाएगी अलसी, उसको मैश कर देना है उसी पानी में ही, और इसके बाद उसको स्ट्रेन कर ले, छान लें, और छानने के बाद उसमें 15 ग्राम के करीब मिश्री मिला लें, और वो आपका एक डिकॉक्शन तैयार हो जाएगा। और उसको आप हर 1 घंटे में मरीज़ को दें। ये अस्थमा पेशेंट के लिए बता रही हूँ, जिनको कफ़ की बहुत समस्या होती है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, छाती में कफ़ जमा रहता है। आप 1-1 घंटे के अंतर में उस जो है डिकॉक्शन को दें, और धीरे धीरे करके मेल्ट होता रहेगा। और अगर और भी ज़रूरत है तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, इस रेसिपी को, क्योंकि ये निरापद है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अस्थमा पेशेंट्स के लिए हनी, शहद
1 वर्ष पुराना होना चाहिए। शहद और गुड़ दोनों 1 वर्ष पुराने अच्छे माने जाते हैं, उनमें औषधीय गुण पूरी तरीके से आ जाते हैं। तो शहद अस्थमा के रोगों के लिए अमृत का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें नेचुरल हाई लेवल का अल्कोहल होता है, एथ्रियल ऑयल होता है। एथ्रियल ऑयल क्या करता है? अस्थमा पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसको क्लियर करता है, और पल्मोनरी जो पैरेंकिमा है उसको टोन अप करता है। तो हनी को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। हनी का एक मैं आपको बहुत ही यूनिक एक बताऊं, जो आपने शायद कम लोगों को पता होगा, जिनको बहुत क्रॉनिक अस्थमा है, वो 1 लीटर के करीब जार में, एक जग में शहद, शुद्ध शहद कहीं से मिले, उसको भर के रख लें, और प्रतिदिन सुबह शाम 10 मिनट उससे इनहेल करें। जो उसकी फ्यूम आ रही है, जो उसकी खुशबू आ रही है, उससे आप बॉडी को जितनी कोशिश करें डीप ब्रीदिंग के साथ डायफ्राम तक पहुँचे। उतने तक पहुँचता नहीं क्योंकि कफ जमा है, लेकिन वो बहुत ही मिरेकलस काम करता है। हनी को आप खाली भी 2 चम्मच आप ले सकते हैं। आप हनी को दूध के साथ भी ले सकते हैं, सिंपल आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, नींबू डाल। तो ये हनी जो है अस्थमा पेशेंट के, खासकर जिनके छाती में कफ जमा होता है, उनके लिए। मुनक्का, अस्थमा पेशेंट के लिए मुनक्का बहुत फ़ायदेमंद है। रात में आप 10 से 15 मुनक्के करीब 150 ml पानी में भिगो कर रखिए, सुबह वो भीग जाएंगे, बीज हटाकर चबा चबा के खाइए, ऊपर से जो बचा हुआ पानी है उसको आप पी जाइए। ये अस्थमा पेशेंट के लिए, जो कफ के लिए ये हो गया, मुनक्के के लिए मुनक्का हो गया, आपको कंज्यूम करना है। इसके बाद आपका जो है मैंने ब्रोंकाइटिस के लिए बताया कि जिनको ब्रोंकाइटिस की समस्या है उसके लिए आपको अनियन जूस लेना है, नेचुरल एंटीबायोटिक है। नस्य नाक में किसी भी तरीके का मेडिकेटेड ऑयल या और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम बनाकर डाल सकते हैं। तो साइनस की जिनको प्रॉब्लम है तो वो जो है नस से ले सकते हैं, जिससे उनके जो पैसेज जो है वो क्लियर होंगे। नस से किन किन चीज़ों का ले सकते हैं? अणु तेल है, षडबिंदु तेल है, बादाम तेल है। इन सब को आप रात में सोते समय, सोने से पहले थोड़ा सा गर्दन को हल्का सा टिल्ट करके और 2-2 ड्रॉप डालिए और थोड़ा सा इनहेल करिए, उससे आपका जो है साइनस की प्रॉब्लम कंट्रोल रहेगी। इसी तरीके से आप रीठा का पाउडर बना सकते हैं। रीठा के पाउडर को आप जो है दोनों नॉस्ट्रल्स में डालिए, दाएं और बाएं में, तो उससे आपका कफ जो है वो क्लियर होगा। तो ये साइनस में हो गया। अभी ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो जैसे बुखार आता है, बहुत ज़्यादा बुखार आता है, तो उसमें आप तुलसी का जो है काढ़ा पीजिए। तुलसी का काढ़ा कैसे बनाना है? दिन में 3 बार आपको पीना है। 12 ग्राम तुलसी लीजिए, आधा लीटर पानी में उसको उबालिए, उसमें काली मिर्च डालिए, उसमें शहद डालिए और उसको जो है चाय की तरह पीजिए। मेथी की चाय, वूपिंग कफ जिसको हम कहते हैं, जो काली खांसी, कुकर खांसी कहते हैं, जिसमें आवाज़ आती है अंदर से, ये श्वसन तंत्र के रोगों का एक बहुत बड़ी समस्या है। खांसी नहीं रुकती लोगों की। तो वूपिंग कफ के लिए मेथी की चाय में मेथी का आप डिकॉक्शन बनाइए, उसमें आप अदरक का रस डाल दीजिए और शहद डाल दीजिए। दिन में 3 से 4 बार आप खाली पेट उसको लीजिए, आपका कफ शांत होगा। दूसरी रेमेडी बताऊँ मैं, मूली का रस। मूली एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। मूली का रस, मूली ग्रेट करिए, उसको स्क्वीज़ करिए, उसका रस निकालिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, 2 चम्मच शहद डालिए, खाली पेट 3 से 4 बार इसको आपको लेना है। तो ये कफ आपका जो खांसी आती है, वूपिंग कफ होता है, वो आपका शांत करेगा। तो ये मैंने कुछ रोगों के लिए जो एक्यूट, जिसमें मतलब आहार के बाद भी जैसे बचा रह जाता है, उसमें आप ये प्रयोग कर सकते हैं। फिर कुछ आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, जैसे तुलसी पंचांग हुआ, शोषारी क्वाथ हुआ, मुलैठी क्वाथ हुआ। मुलैठी क्वाथ बहुत अच्छा है। मुलैठी क्वाथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंटैक्ट रखता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इंटैक्ट रखता है। तो मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री आप गले में लगातार डाल के रखिए, आपका इससे जो है गला भी अच्छा रहेगा। जो गाने वाले लोग हैं उनका स्वर भी जो है मीठा रहेगा और गला कभी बैठेगा नहीं। कुछ लोग का गला बैठ जाता है, आवाज़ नहीं निकलती है। 24 घंटे में मैंने कितने सैकड़ों पेशेंट को ये बताया इलाज, कितना भी गला बैठा हो, किसी भी कारण से बैठा हो, आप ये मुलैठी, काली मिर्च और मिश्री
इसका आप सेवन करिए, चूसते रहिए, उसका सलाइवा के साथ वो अंदर जाता जाएगा, आपका गला खुल जाएगा। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनको आप जब सिम्टम ज़्यादा बढ़ें आहार और इन सब के साथ, वैसे तो जब आप आहार चिकित्सा और चीज़ों के माध्यम से अपनी जीवन शैली बदल लेंगे तो चीज़ें अपने आप सबसाइड हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी बॉडी से, लेकिन ये भी सब आप पैरेलल साथ साथ में कर सकते हैं।